जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों बतानी है कि विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे वाट, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे शक्ति, यानी कि पावर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शक्ति जो है दोस्तों, पावर जो है, ये क्या है, सदिश राशि नहीं। ये कौन सी राशि है, ये दोस्तों अदिश राशि है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। दोस्तों बतानी है कि नकारात्मक त्वरण इनमें से किसकी दिशा के ऑपोजिट होता है, विपरीत होता है। तो आप लोग याद रखेंगे वेग, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, नकारात्मक त्वरण हमेशा वेग के दिशा के विपरीत होता है। दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे वस्तु का विस्थापन शून्य होगा, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अगर शून्य है तो दोस्तों वस्तु का जो विस्थापन होगा वो भी क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सी वो मात्रा है जो चाल के साथ क्या करती है, इसकी गति भी निर्दिष्ट करती है। तो आप लोग याद रखेंगे वेग, यानी कि वेलोसिटी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, वेग जो है मात्रा, ये क्या करती है, चाल के साथ इसकी गति भी निर्दिष्ट करती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा वेग। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। अब बतानी है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे वेग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो आप लोग याद रखेंगे वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है गति का पहला समीकरण, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे जो गति का पहला समीकरण है ये वेग और समय के बीच क्या करता है, संबंध को दर्शाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं। यदि एक वस्तु को दोनों सिरों से पकड़ करके खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, उस पर जो बल लागू होगा वो खिंचाव बल लागू होगा, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, यदि एक वस्तु के दोनों सिरों से पकड़ करके खींची जाती है तो उस वस्तु पर जो बल लागू होगा वो खिंचाव बल लागू होगा। जैसा कि आप लोगों को एग्जाम्पल से बता दें, स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग को दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर जो बल लागू होगा दोस्तों वो खिंचाव बल लागू होगा, या कोई भी वस्तु पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। तो आप लोग याद रखेंगे बल, यानी कि फोर्स, ये दोस्तों प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। आप लोग इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। प्रकृति में कभी अकेले कौन नहीं होता है, तो वो होता है दोस्तों बल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है,
वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है जड़त्व। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था में या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने की जो प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, ये दोस्तों जड़त्व कहलाती है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे बल के। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? तो दोस्तों बल के समानुपाती होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो आप लोग याद रखेंगे घर्षण के कारण रुक जाएगी। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई भी बल आरोपित नहीं है तो दोस्तों वो जो गतिमान वस्तु है घर्षण के कारण रुक जाएगी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का एक अन्य नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को यानी कि फर्स्ट लॉ को और किस नाम से जाना जाता है, एक अन्य नाम क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे जड़त्व का नियम, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है, क्या करता है? चलती हुई रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति त्वरित है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रेलगाड़ी क्या है? त्वरित है। यदि कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है और वो सिक्का उसके पीछे गिरता है तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि जो रेलगाड़ी है वो क्या है, त्वरित है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? बतानी है कि रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट क्या होती है। तो आप लोग याद रखेंगे बेकरल। क्या होती है? बेकरल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, रेडियोधर्मिता की एसआई मात्रक। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? अब दोस्तों कोणीय विस्थापन का मात्रक बतानी है तो कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब दोस्तों ये हमें बतानी है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन ए में है, मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है। बिल्कुल लगता है दोस्तों, बात सही है। मैदान में अगर गेंद लुढ़क रही है तो उस पर क्या होगा, घर्षण बल लगेगा। अगला है, पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है। बिल्कुल दोस्तों, पानी में चलती हुई नाव पर भी घर्षण बल लगेगा। यह भी कथन क्या है, बिल्कुल राइट है। अगला है स्टेटमेंट, चिकनी सड़क पर चलती हुई बाईसाइकिल पर घर्षण बल लगता है। बिल्कुल दोस्तों, यह भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल राइट है। चिकनी सड़क पर चलती हुई बाईसाइकिल पर घर्षण बल लगेगा ही लगेगा। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है। बिल्कुल दोस्तों, यह स्टेटमेंट जो क्या है, रॉन्ग है, गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? बल की परिभाषा को ये बतानी है। तो देखिए, न्यूटन के गति के पहले नियम, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गति के पहले नियम पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बल की परिभाषा को व्याख्यात कर सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के आधार पर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों,
ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? दोस्तों बतानी है कि जो हथौड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो देखिए, ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऊपर उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है? उद्योगों में तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है? तो आप लोग याद रखेंगे हॉर्स पावर। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि एक हॉर्स पावर का मान कितने का बराबर होता है। आप लोग हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएंगे। एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को, तो कार्य करने की क्षमता को आप सभी को पता होगा, ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे दोस्तों वही प्रश्न है जो आप लोगों से हमने अभी पूछा कमेंट करने के लिए, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। यहाँ पे विकल्प है, आप लोग जो सही होगा उसका जवाब कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, कार्य करने के दौरान मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। अब दोस्तों बताने है कि जब हम कार्य करते हैं तो हमारे शरीर के द्वारा कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? तो आप लोग याद रखेंगे स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कार्य करने के दौरान मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रॉकेट दोस्तों बतानी है कि किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? अब बतानी है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में संवेग को व्यक्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? अपेक्षिकता का सिद्धांत, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, कार्य करने की दर को, यहां पे दोस्तों खाली जगह है, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कार्य करने की दर को तो आप लोग याद रखेंगे शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कार्य करने की दर को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती? दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा पर हमें कोई आवाज क्यों नहीं सुनाई देती है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों चंद्रमा पर कोई वायुमंडल न होने के कारण, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि जो है दोस्तों बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती है, यही मेन कारण है। चंद्रमा पर हमें इसीलिए आवाज सुनाई नहीं देती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ध्वनि को सुनने के लिए कोई माध्यम की जरूरत पड़ती है। चूंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, तो इसलिए हमें क्या होता है दोस्तों वहां पर कोई आवाज सुनाई नहीं देती। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बतानी है कि इनमें से कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो आप लोग याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों हमारे सौरमंडल की रचना को बनाए रखने में मदद करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? यह भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बतानी है कि वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का पूरा भार क्या करता है? काम करता है, कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा द्रव्यमान का केंद्र, यानी कि ऑप्शन ए। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? द्रव्यमान का केंद्र कहा जाता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि कब कहा जाएगा कि कोई भी पिंड जो है वो मुक्त रूप से गिर रहा है। तो वो कब कहा जाएगा, तो आप लोग याद रखेंगे, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि कब कहा जाएगा कि कोई भी पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। तो कब कहा जाएगा, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे, तब कहा जाएगा कि वो जो पिंड है वो मुक्त रूप से गिर रहा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है। अब दोस्तों हमें बतानी है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कौन सा बल कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, उसे ससंजक बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ससंजक बल, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे ससंजक बल कहा जाता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा। वो जितनी भी दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो, यानी कि जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली वीडियो हमने देखा। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि जाते जाते आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि एक एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों ढूंढ कर लाने में। तो आप लोग हमें वीडियो को एक लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करेंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।